हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका फिर से इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल जो है हम व्यक्तित्व वाला टॉपिक जो है पढ़ रहे थे और व्यक्तित्व में हमारे सिद्धांत चल रहे थे। अभी तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं वो सारे सिद्धांत कोई शारीरिक दशा के आधार पर था, कोई मनोवैज्ञानिक आधार पर था, अलग अलग तरीके से जो है उनका वर्गीकरण किया गया था। लेकिन जो सबने अपने अपने तरीके से बताया। लेकिन आज जो अपन सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं वह सिद्धांत बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज अपन पढ़ने जा रहे हैं शील गुण का सिद्धांत। शील गुण के किस किसने सिद्धांत दिए, कौन कौन से सिद्धांत दिए, कितने कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीजें अपन पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम शील गुण कहेंगे किसे। यानी कि आपने हेडिंग तो लगा रखी है कि आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत, शील गुण का सिद्धांत। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, पहले शील गुण के सिद्धांत में आपको यह पता होना चाहिए कि हमें शील गुण कहते किसे हैं या शील गुण होता क्या है। तो दोस्तों, सामान्य तौर पर जब कभी भी यह सवाल पूछा जाता है कि शील गुण किसे कहते हैं या शील गुण होता क्या है, तो अधिकांश लोगों का उत्तर यह आता है कि शील गुण का मतलब होता है अच्छे गुण, बढ़िया गुण। जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है मेरे दोस्तों कि हमारे अंदर छोटे छोटी बहुत सारी क्वालिटी पाई जाती है। उन छोटी छोटी क्वालिटियों को आपस में यदि गूंथ दी जाए ना, तो एक अलग ही गुण निखर करके आता है, जिसको हम कहते हैं शील गुण। जैसे बहुत सारे गुणों को मिला करके अपन कहते हैं, जैसे कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, वही व्यक्ति ईमानदार है ना, वही व्यक्ति दूसरों की सेवा करता है, वही लोग दूसरों की मदद करना चाहता है ना, वही लोग समाज का आदर करता है, समाज का सम्मान करता है। तो हम कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को मिला करके अपन कहते हैं ये इंसान नैतिकवादी है। यानी कि ये नैतिकवादी, इसका क्या कहलाएगा, शील गुण। बहुत सारी छोटी छोटी क्वालिटियों को आपस में गुंथा जाए और फिर उसकी एक क्वालिटी यदि बनाई जाए तो उसका नाम होता है शील गुण। तो यहाँ पे व्यक्तित्व के निर्धारण में शील गुण की भूमिका भी बहुत जबरदस्त होती है। जब जब आपको शील गुण का नाम आएगा तब तक जब जब आपको शील गुण पढ़ना होगा या शील गुण के बारे में जब भी आपको जानकारी चाहिए होगी, उस वक्त आपको क्या करना है कि उस वक्त जो आपको जानकारी चाहिए होगी उसके अंतर्गत सबसे ज्यादा नाम दो लोगों के आएंगे। एक आलपोर्ट का नाम आएगा, एक केटल का नाम आएगा। ये दो नाम आपके शील गुणों में बहुत ज्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि इन्होंने ही शील गुण की विचारधाराओं को थोड़ा स्पष्ट किया था। चलिए अपन इन दोनों को आज जो है डिटेल के साथ में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन आलपोर्ट को। शील गुण का सिद्धांत तो पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं दोस्तों, आलपोर्ट का सिद्धांत। आलपोर्ट का सिद्धांत, ये वही आलपोर्ट है जिसने व्यक्तित्व की सबसे सटीक परिभाषा दी। मैंने आपको ये बताया था कि व्यक्तित्व की सबसे अच्छी और सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे सुबोध परिभाषा देने वाला मनोवैज्ञानिक कौन, तो उसका नाम था आपके आलपोर्ट, है ना, जिसने कहा था कि मनोशारीरिक दशाओं का एक गत्यात्मक संगठन है ना, जो अपूर्व समायोजन में अपनी भूमिका को निर्धारण करता है। हमने ये शुरुआत की क्लास के अंतर्गत ये चीज पढ़ी थी और आपको शायद इसके बारे में जो है ये पता होगा। चलिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं दोस्तों इनके बारे में। तो अपन बात करें दोस्तों कि शील गुण क्या होता है, वह महत्वपूर्ण इकाइयां होती है ना, बहुत सारे छोटी छोटी क्वालिटियों का एक समूह होता है जिससे हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण होता है या जिससे हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण किया जा सकता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। आलपोर्ट क्या कहता है, आलपोर्ट कहता है कि प्रत्येक पुरुषों के अंदर, महिलाओं के अंदर या प्राणियों के अंदर बात करें तो इन्होंने कहा कि शील गुण के आधार पर व्यक्तियों को तीन भागों में बांटा जा सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति में तीन प्रकार के शील गुण पाए जाते हैं। भाई कितने शील गुण पाए जाते हैं, तीन। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार आलपोर्ट कहता है कि व्यक्तियों के अंदर शील गुण कितने होते हैं, तो इसके अनुसार व्यक्तियों में शील गुण पाए जाते हैं टोटल तीन। एक का नाम रखा इसने
केंद्रीयशील गुण। क्या नाम रखा दोस्तों? केंद्रीयशील गुण, या इसको अपन केंद्रीय कारक के नाम से भी जान सकते हैं। दोनों चीजें क्या हो जाएगी आपके एक ही हो जाएगी, केंद्रीयशील गुण या केंद्रीय कारक। एक होता है आपके गौण कारक या गौणशील गुण। गौण कारक, कारक कहो विशेषक कहो शील गुण को, एक ही बात है। एक होता है प्रधान कारक या प्रधानशील गुण। इनको कह सकते हो आप कारक भी कह सकते हो, इनको कारक कह सकते हैं, इनको विशेषक कह सकते हैं। विशेषक कुछ भी कह सकते हैं। ये तीनों चीजें क्या होगी आपके एक ही होगी। विशेषक। थोड़ी मेरी एनर्जी कम दिखेगी आज आपको क्लास के अंतर्गत, इसका कारण है भाई पढ़ने वाली गर्मी है ना, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में मैं क्लास बना रहा हूं, यही बड़ी बात है ना। सबसे मुश्किल काम जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि नहीं ले पा रहे हैं। देखो पसीना हो तो उसको पोंछ भी ले, है ना, तपरा हो तो सहन भी कर ले, अंदर से घुटन आ रही है अलग टाइप की, है ना, अंदर से जैसे कोई गर्मी बाहर निकले, पूरा घबराया हुआ, ऐसा फील होता है कि ऐसा होगा कि कहीं एक वॉमिटिंग होगी और मर जाएगा आदमी। इस तरीके से जो है अंदर से फीलिंग आ रही है। तो गर्मी बड़ी तगड़ी और आने वाले दिनों में और भारी पड़ने वाली है ना। तो कभी कभी अगर क्लास नहीं भी प्राप्त हो तो घबराना नहीं है ना, हम लेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा सा वो रह करके रिलीफ हो करके। देखो बिना मन के मैं कभी पढ़ाता भी नहीं, यदि अपना इंटरेस्ट ही नहीं है, अपना मन भी नहीं है, तो मैं कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा तभी जब मेरा खुद का पढ़ाने का क्या होगा, मन होगा, तभी मजा आता है, बाकी मजा नहीं आता है पढ़ने में। अब देखिएगा, केंद्रीयशील गुण की बात करें, गौणशील गुण की बात करें और प्रधानशील गुण की बात करें, मैं तीनों आपको समझा देता हूं होता क्या है। केंद्रीय कारक क्या होता है? केंद्रीय कारक का मतलब ये एक ऐसे शील गुण हैं जो सामान्यतः सभी लोगों में पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हम एक व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। जैसे कोई भी चीज होगी, ये व्यक्ति सामाजिक है, इसका व्यवहार अच्छा है, ये मीठा बोलता है, इस प्रकार के कुछ सामान्य गुण होते हैं जो लगभग सभी लोगों में पाए जाते हैं, संस्कार सम्मान टाइप के। ऐसे शील गुणों को अपन कहते हैं केंद्रीयशील गुण, जो प्रत्येक व्यक्ति के केंद्र में रहते हैं और लगभग सभी लोगों में क्या पाए जाते हैं, आपके सम्मान पाए जाते हैं। इसको तो अपन ने कह दिया है ना, कोई सा भी इसके अंतर्गत आप ऐड कर सकते हो जो आपके केंद्रीय, यानी कि एक व्यक्ति की पहचान जो की जाती है वो इस शील गुण के आधार पर की जा सकती है, क्योंकि ये जो रहता है वो कहां रहता है, आपके केंद्र में रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है गौणशील गुण कारक। अब ये गौण अपन शीलगुण की बात करें या गौण विशेषक की बात करें, ये एक ऐसे शीलगुण या एक ऐसे कारक होते हैं जो लगभग सभी लोगों में पाए तो अलग अलग जाते हैं, लेकिन इनके होने या न होने से व्यक्तित्व के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आ रही ना, कि ये शीलगुण सभी लोगों में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन इनके होने या न होने से कोई पर्सनैलिटी या कोई व्यक्तित्व में खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। न तो कोई इससे अपनी पर्सनैलिटी जो है बढ़ रही है और न इससे जो है अपने किसी भी प्रकार की पर्सनैलिटी घट रही है। दोनों चीजों पर कोई विशेष प्रकार का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के खाने की आदत या खाने का तरीका अलग अलग होता है। अब बताओ, खाने के तरीके से हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलने का तरीका, सभी लोगों के चलने का अपना अपना एक तरीका होता है, भिन्न भिन्न प्रकार से वो चलते हैं, लेकिन उसके इस चलने के तरीके से उनके व्यक्तित्व के ऊपर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। सभी लोगों के सोने का तरीका अलग अलग होता है, सब अपने अपने तरीके से सोते हैं, और सोने के तरीके से व्यक्तित्व के ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या इससे कोई व्यक्तित्व या कोई पर्सनैलिटी नहीं बढ़ती। तो ऐसे शील गुण जो हमारे अंदर पाए जाते हैं और एक दूसरे लोगों की तुलना में वो भिन्न होते हैं, प्रत्येक व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं, लेकिन जिनके होने या न होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता हो, ऐसे शील गुण को अपन क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? गौणशील गुण कहते हैं। तीसरे नंबर पर आता है आपके प्रधानशील गुण। प्रधानशील गुण की यदि मैं बात करूं, प्रधान का मतलब किसी किसी व्यक्तियों में कुछ एक खास शील गुण विकसित हो जाता है और वो व्यक्ति उसी शील गुण के आधार पर अनुसरण करते हैं, उसी शील गुण के आधार पर आगे बढ़ते हैं और उस शील गुण को इतना अपना लेते हैं कि अपने जीवन में जो है उस शील गुण को कभी छोड़ना ही नहीं चाहते, उसी शील गुण पर चलना चाहते हैं।
उससे क्या होता है कि उस शील गुण पर लंबे समय तक चलने के कारण, उस शील गुण का लंबे समय तक अनुसरण करने के कारण उस शील गुण से उनकी एक प्रभावशीलता वाली छाप बन जाती है, उनके अंदर एक उनकी खुद की एक अलग पहचान बन जाती है, उनको एक प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो आप कह सकते हो कि ऐसा शील गुण जिसकी वजह से व्यक्ति को प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिसकी वजह से व्यक्ति को आज जाना जाता है। जैसे छोटी छोटी चीज बताएं कि हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं। यह बात अलग थी कि उनके साथ में युद्ध हुआ, क्या सेनाएं थी, कैसे लड़े, ये सब बातें गौण हैं। लेकिन महाराणा प्रताप को याद करने के पीछे सबसे बड़ा कारण है स्वाभिमान, कि उन्होंने अपने स्वयं के साथ राजा होने के बावजूद उन्होंने जंगल में जाकर के अपना आवास बना लिया। जंगल में रहना उन्होंने अच्छा समझा, लेकिन उन्होंने गुलामी को स्वीकार नहीं किया। यानी कि वो लाइफ टाइम तक चले, वो किसके ऊपर चले? स्वाभिमान के ऊपर। तो यदि मैं आपको कहूं कि महाराणा प्रताप को किस प्रधानशील गुण की वजह से प्रसिद्धि मिली, तो उनका जो प्रधानशील गुण होगा वो होगा स्वाभिमान। अर्थात आप कह सकते हो कोई भी प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति के अंदर जिसकी वजह से उसको प्रसिद्धि मिली है, उस गुण को अपन क्या कहते हैं? प्रधानशील गुण कहते हैं। क्लियर? जैसे अपन महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने कई आजादी के आंदोलन किए होंगे, किस प्रकार की जो है समस्याओं का सामना किया होगा, ये सारी बातें अपनी जगह पर सही है। लेकिन महात्मा गांधी पूरे जीवन अहिंसा के ऊपर चले, उन्होंने कभी भी हिंसा को स्वीकार नहीं किया, वो हमेशा सत्य पर चले, उन्होंने कभी भी झूठ को स्वीकार नहीं किया। तो आज महात्मा गांधी की अपनी जो पहचान है वो अहिंसा और सत्य के कारण है ना। आज उनको जो जाना जाता है, जो प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, वो इस वजह से प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति ने अपना एक संघर्ष लंबे समय तक किया, लेकिन उस संघर्ष के अंतर्गत उन्होंने किसी भी व्यक्ति की हिंसा तक नहीं की। तो ये अहिंसा उनका एक गुण था। उनके अंदर कौन सा गुण था दोस्तों? अहिंसा उनका एक गुण था। इस अहिंसावादी विचारधारा के कारण महात्मा गांधी की आज प्रसिद्धि बनी। तो महात्मा गांधी के अंदर जो शील गुण है, उस शील गुण का नाम क्या होगा? उस शील गुण का नाम होगा आपके प्रधानशील गुण। तो आपको ध्यान रखना है, आलपोर्ट के अनुसार 3 प्रकार के शील गुणों की व्याख्या की गई। पहला शील गुण कौन सा है? केंद्रीय शील गुण, जो लगभग सभी लोगों में समान रूप से पाया जाता है और उसी वजह से व्यक्ति को जाना जा सकता है, व्यक्ति के व्यवहार को समझा जा सकता है, केंद्र में जो रहता है उसको अपन कहते हैं। एक होता है गौण शील गुण, ऐसे शील गुण जो होते तो सभी लोगों में अलग अलग हैं, लेकिन जिनके होने या न होने से कोई विशेष प्रकार का फर्क नहीं पड़ता, ऐसे शील गुण को अपन क्या कहते हैं? गौणशील गुण। प्रधानशील गुण का मतलब प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति में पाया जाने वाला वह गुण जिसकी वजह से उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे शील गुण को जो अपन कहेंगे वो क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? प्रधानशील गुण कहेंगे। तो तीनों शील गुण आपको हल्के हल्के से क्या रखने हैं मेरे दोस्तों? याद रखने हैं। मैं आपको हल्का सा लिखवा देता हूं तीनों के बारे में ताकि आपको ध्यान रहे। सबसे पहले कौन सा आएगा? केंद्रीय। केंद्रीय, केंद्रीय में क्या लिखोगे? यह सामान्य, सामान्य का मतलब जो सभी में पाया जाता है, सामान्य शील गुण है जिससे व्यक्ति की पहचान की जाती है कि यह व्यक्ति कैसा है, पहचान की जाती है, पहचान की जाती है। दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा था? गौण। गौण, यह सभी में विशिष्ट होता है। विशिष्ट का मतलब खास, अलग। यह सभी में विशिष्ट होता है, किंतु इसके होने या न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे सोने की आदत, खाने का तरीका, चलने का तरीका आदि। और अंत में जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? प्रधान। प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति में, प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्ति में
पाया जाने वाला वह गुण जिससे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, जिससे प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। क्लियर? ये आपके किसने बताया था मेरे दोस्तों? आलपोर्ट ने बताया था, जो आपको हल्का सा इसके बारे में क्या रखना है, ध्यान रखना है, या इसके बारे में आपके पास में जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अपन बात करते हैं दोस्तों केटल के शील गुण का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत पढ़ते हैं अपन, जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? केटल के शील गुण का सिद्धांत। शील गुण का सिद्धांत। केटल कहता है कि व्यक्तियों में दो प्रकार के शील गुण पाए जाते हैं। एक तो होते हैं सतही शील गुण, सतही शील गुण, और दूसरे पाए जाते हैं मूल शील गुण। यानी कि इनके अनुसार शील गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो इनके अनुसार शील गुण के कितने प्रकार बताए गए हैं दोस्तों? दो प्रकार बताए गए हैं। वो कौन से हैं मेरे दोस्तों? एक तो है सतही शील गुण और एक कौन सा है? मूल शील गुण। अब पहले इनको अपन समझते, फिर इनके बारे में अपन लिखेंगे। देखो, सतही शील गुण का मतलब होता है हमारे अंदर पाए जाने वाले ऐसे शील गुण जो हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में साफ साफ नजर आते हैं, जिनको पता लगाने के लिए किसी खास प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो क्या नजर आ जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे सतही, क्यों? वो किनार पर रहते हैं। सतह का मतलब क्या होता है? किनार पर, सीधा। जैसे हमारे बोलने के तरीके से व्यक्ति हमारे बारे में पता लगा लेता है, हमारे रहने के तरीके से हमारे बारे में जान लेता है ना? सतही शील गुण। जैसा जो व्यक्ति वो दिखता है, दिन प्रतिदिन वो चीज अपने आप व्यवहार में आ जाती है, चाहे आप प्रयास करो चाहे न करो, अपने आप वो चीज आपके व्यवहार में झलक जाती है। ऐसे शील गुण को अपन क्या कहते हैं? सतही शील गुण, है ना? जिसके अंदर आप किसी चीज को मान सकते हो दोस्तों, आपको, है ना, प्रसन्नता, आप जो हंसते हो, परोपकारिता, जो दूसरों को मस्ती मजाक में आप हंसते हो, तो प्रसन्नता, तो प्रसन्नता कौन सा शील गुण है? आप हंसोगे और लोगों को नजर आ जाएगा ये खुश है, आप रोओगे और लोगों को नजर आ जाएगा ये दुखी है। परोपकार, आप दूसरे लोगों की सेवाएं करते हो तो नजर आ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर सेवा भाव पाया जाता है। ये बहुत सारे तरीके। सत्यनिष्ठता, कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलता है। तो परोपकारिता, सत्यनिष्ठता, प्रसन्नता, प्रेम, ये सारे सतही शील गुण है, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। प्रेम भी सतही शील गुण है दोस्तों, ध्यान रखना। इसीलिए कारण है कि आप किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हो या स्नेह करते हो, आप चाहे किसी को मत बताओ, आपका जो पार्टनर है वो भी चाहे किसी को मत बताएं, आप दोनों के बीच में ये बात रहेगी, फिर भी ये बात मोहल्ले में, परिवार में, समाज में फैलेगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कहोगे कैसे? वो इसलिए कि प्रेम एक सतही शील गुण है। आप नहीं बताओगे तब भी आपके व्यवहार में अपने आप झलकेगा। आप जब भी उसके सामने जाओगे तो आपका व्यवहार बिल्कुल अलग सा हो जाएगा, आपके रहने के तरीके, आपके चेहरे की बनावट में बिल्कुल बदलाव सा हो जाएगा। और ये जो परिवर्तन होगा, इसके आधार पर लोग समझ लेंगे कि भाई कहीं न कहीं जो है ये प्रेम संबंध के अंदर गतिशील है, तो अपने आप उनको पता चल जाता है। इस वजह से कहा जाता है कि सतही शील गुण का मतलब ऐसे शील गुण जो बिल्कुल किनार पर हो, ऐसे शील गुण को क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? सतही शील गुण कहा जाता है। क्लियर यहां तक? फिर बात करते हैं मूल शील गुण। मूल शील गुण का मतलब ऐसे शील गुण जिनको पता लगाने के लिए किसी विशेष प्रकार की हमें मेहनत करने की जरूरत होती है, दिन प्रतिदिन के हमारे व्यवहार के अंदर जो है कभी ये नहीं झलकते। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। अब यहां पे अपन ये बात करें कि इन्होंने कहा कि मूल शील गुण का मतलब ऐसे शील गुण जो हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में साफ साफ स्पष्ट नहीं होते, साफ साफ ये नजर नहीं आते, इनको पता लगाने के लिए विशेष प्रकार की हमें क्या करने की आवश्यकता होती है? मेहनत करने की आवश्यकता होती है, कुछ विशेष करने की आवश्यकता होती है। ये आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। अब ये क्या कहते हैं? अब यहां पे इन्होंने एक चीज बताई जो आपको हल्का सा क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। इन्होंने ये कहा कि इन शील गुणों के अंतर्गत भी आप देखोगे तो केटल ने थोड़ा सा वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण क्या किया इन्होंने? किया कि जितने भी सामान्य लोग हैं, इनके अंदर ऐसे 23 जो हैं क्या पाए जाते हैं? मूल शील गुण पाए जाते हैं। कितनी संख्या बताई इन्होंने?
23 ऐसे होते हैं जो मूल, असामान्य लोगों के अंदर 12 पाए जाते हैं। जो असामान्य लोग होते हैं उनके अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? 12। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कैटल के अनुसार 23 मूल जो हैं शील गुण ऐसे होते हैं जो सामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं, और 12 ऐसे होते हैं जो आपके असामान्य व्यक्तियों में पाए जाते हैं। आपको ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना, इन 23 में से 16 शील गुण ऐसे हैं जिनको मापने के लिए खास प्रश्नावलियों की जरूरत पड़ती है जो कैटल ने बनाई थी, है ना। 16 शीलगुण, 16 जो शीलगुण हैं इनको आप आसानी से नहीं माप सकते हो, उनको मापने के लिए मनोवैज्ञानिक मापनियों की आवश्यकता होती है। बाकी सबको माप सकते हो, 16 को नहीं माप सकते हो। तो इसीलिए इनके लिए इन्होंने प्रश्नावलियां बनाई थी। इसीलिए इन 16 को कहा जाता है 16 पीएफ कारक, यानी कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स, है ना। पीएफ कारक, ये प्रश्न पूछा गया था कि 16 पीएफ कारक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 16 पीएफ, पीएफ का मतलब, पी का मतलब पर्सनैलिटी, एफ का मतलब फैक्टर, कारक। तो ध्यान रखना 16 पीएफ का जो है फैक्टर का निर्माण कैटल ने किया था, और कैटल ने यह बताया था कि 23 शील गुण सामान्य लोगों में पाए जाते हैं, उसमें से 16 शील गुण ऐसे होते हैं जिनको मापने के लिए विशेष कुछ चीजों की हमें क्या होती है? आवश्यकताएं होती है, कुछ अलग चीजों की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। यह आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो अपन हल्का सा इनके बारे में लिखते फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो पहला इन्होंने कौन सा बताया? तो मेरे दोस्तों पहला इन्होंने बताया आपके सतही शील गुण। कौन सा बताया? सतही शील गुण। देखो सतही शील गुण का मतलब क्या होता है? तो यहां पे ध्यान रखना, जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में, दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्ट नजर आते हैं, स्पष्ट नजर आते हैं, जो आपके व्यवहार में अपने आप क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों? प्रदर्शित हो जाते हैं। दूसरा इन्होंने कौन सा बताया? तो दूसरा इन्होंने बताया आपके मूल शील गुण। और इन्होंने कहा मूल शील गुण का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्तों? मूल शील गुण का मतलब हो गया ऐसे शील गुण, ऐसे शील गुण या कारक कह सकते, ऐसे शील गुण जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्ट न हो, जो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में स्पष्ट न हो। ध्यान रखना, ये जो आपके मूल शील गुण हैं वो सामान्य लोगों में कितने पाए जाते हैं? तो सामान्य लोगों में पाए जाते हैं 23। इसमें से 16 ऐसे शील गुण हैं जिनके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो प्रश्नावली की आवश्यकता पड़ती है, या मैं इसको कह सकता हूं मापने की आवश्यकता पड़ती है, जिनको विशेष प्रकार की मापनियों से मापना पड़ता है। और इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है? इन्हीं को कहा जाता है 16 पीएफ, जो कैटल ने दिए थे। दूसरा इन्होंने बताया कि असामान्य लोगों के अंदर जो हैं आपके, असामान्य लोगों के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है? तो असामान्य लोगों के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 12 होती है। ये आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। इसी को 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली भी कहा जाता है, इसी को 16 पीएफ कारक भी कहा जाता है। ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो आपके 16 कारक है ना, ये दोनों तरीके से होते हैं, है मतलब एक सकारात्मक तो एक नकारात्मक, यानी कि ऑपोजिट रूप में चलते हैं, विपरीत चलते हैं। ध्यान रखना, ये दोनों प्रकार के होते हैं, ये दोनों प्रकार से चलते हैं। एक व्यक्ति में अगर इसका सही है तो दूसरे व्यक्ति में उसका जस्ट क्या पाया जाएगा मेरे दोस्तों? उल्टा पाया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। जैसे एक व्यक्ति के अंदर है सांवेगिक अस्थिरता, तो दूसरे के अंदर क्या आ जाएगी? सांवेगिक अस्थिरता। ये दोनों रूप में पाए जाते हैं। आपको क्या रखना है? इसका ध्यान रखना है। मैं कुछ एक आपको लिखवाई देता हूं, चलो अगर समय यही है तो मैं आपको 16 लिखवाई देता हूं। देखो पहला आपको जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है? पहला आपको ध्यान रखना है सांवेगिक अस्थिरता। 16 में से पहला कौन सा आ जाएगा? सांवेगिक अस्थिरता। तो बताओ इसका उल्टा भी अपने आप होगा कि नहीं होगा? तो अपने आप होगा। दूसरा इसका उल्टा जिसको अपन क्या कहेंगे? सांवेगिक अस्थिरता। यानी कि ये दोनों रूप में चलता है। 16 शील गुण जो है वो दोनों रूप में चलेंगे, है ना। इसका सही भी होगा और इसका क्या होगा? विरोधी व्यक्तित्व भी होगा। यदि इसका सांवेगिक
सांवेगिक अस्थिरता वाला व्यक्तित्व, इसका विरोधी कौन होगा? सांवेगिक अस्थिरता वाला होगा। इसको आप भावुक या शांति के नाम से भी क्या कर सकते हो दोस्तों, जान सकते हो। दूसरा मान लीजिए एक शील गुण आता है जिसको अपन कहते हैं विवेकशील। तो दूसरा इसका विपरीत व्यक्तित्व कौन सा होगा? तो इसका विपरीत व्यक्तित्व होगा अविवेकशील। ये याद नहीं रखने आपको, कभी परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे इनके नाम में, तो केवल उदाहरण देकर के आपको बता रहा हूं दो तीन कि इन चीजों को आपको हल्का फुल्का क्या रखना है, ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आता है, एक आता है मित्रता रहित, जिनके दोस्त नहीं हो, मित्रता रहित। तो दूसरा कौन सा आ जाएगा? इसका जस्ट विपरीत, इसका जस्ट विपरीत आ जाएगा मित्रता सहित, यानी कि जिसके क्या हो, दोस्त हो। यानी कि हर एक व्यक्तित्व का विपरीत व्यक्तित्व भी पाया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होगा चिंता मुक्त, तो दूसरा कौन सा होगा? तो दूसरा इसके साथ में हो जाएगा आपके चिंता युक्त। एक चिंता मुक्त होगा तो इसका विपरीत कौन सा हो जाएगा? तो विपरीत आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा दोस्तों, है ना। दूसरा अपन इसके बाद में करें तो एक व्यक्ति मान लीजिए कि ऐसा होगा अनुशासनहीन, जिसके अंदर अनुशासन नहीं हो। एक व्यक्ति मान लीजिए अनुशासनहीन है, तो बताओ इसका दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा अनुशासित। ये 16 वो शील गुण के अंतर्गत इन्होंने जो बताया था उसके अंदर ये चीज बताई कि ये जो शील गुण पाया जाता है एक व्यक्तित्व में, जस्ट दूसरे व्यक्तित्व में इसका विरोधी भी हो सकता है। तो इन 16 के अंदर अपने आप दूसरे का क्या बताया गया है मेरे दोस्तों? बताया गया है। जैसे एक का बताया गया है पर निर्भर, दूसरों के ऊपर निर्भर रहने वाला, तो जस्ट उसका दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, उसको अपन क्या कहेंगे? तो इसको अपन कहेंगे आत्मनिर्भर। ऐसे बहुत सारे शील गुण जो है पेटल के द्वारा बताए गए, आपको ध्यान रखना है। जैसे एक होता है रूढ़िवादी, जो परंपरागत चलने वाला, नियमों पर चलने वाला, तो इसका उल्टा कौन सा हो जाए? प्रगतिवादी, जो विकास की बात करने वाला। एक प्रगतिवादी हो जाएगा तो जस्ट उसका उल्टा, यानी कि यदि प्रगतिवादी है तो उसका विरोधी व्यक्तित्व कौन सा होगा? तो उसका विरोधी जो व्यक्तित्व होगा उसको अपन क्या कहेंगे? प्रगतिवादी या प्रगतिशील, आपको यह ध्यान रखना है। एक होता है आत्मविश्वासी, तो एक होता है कम आत्मविश्वासी या असुरक्षित। मान लीजिए कि इस व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, तो दूसरों के अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा। जिसमें आत्मविश्वास नहीं होता है उसको अपन कहते हैं असुरक्षित। ये 16 शील गुण चलो मैं लिखवा रहा हूं आपको, लेकिन ज्यादा काम के नहीं है। ऐसे प्रश्न बहुत मुश्किल से बनते हैं कि इसका विपरीत व्यक्तित्व कौन सा होगा, बड़ी लेट बनते हैं, ऐसा कोई जरूर नहीं है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है ना। जैसे एक हो गया चालाक व्यक्ति, तो बताओ चालाक का क्या होगा? बड़ा सीधा व्यक्ति या सरल व्यक्ति। चालाक का क्या हो जाएगा? सीधा, या अपन क्या कह सकते हैं? सरल व्यक्ति। तो आपके देखिएगा जिस प्रकार आत्मविश्वास से असुरक्षित, चालाक से क्या हो जाएगा? सीधा, है ना। एक मान लीजिए हो गया व्यवहारशील, तो एक कल्पनाशील। इसको अपन मान लीजिए कह देते हैं कि ये व्यक्तित्व है व्यवहारशील, तो इसका जो उल्टा होगा उसको अपन क्या कहेंगे? उसको अपन कहेंगे कल्पनाशील। एक तो होगा अधिक व्यवहार करने वाला, तो उसका जो उल्टा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? अधिक करने वाला, ध्यान रखना। एक होगा शक करने वाला, तो दूसरा होगा विश्वास करने वाला। एक होगा शंकालु, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? विश्वासी। हर व्यक्तित्व का विपरीत व्यक्तित्व पाया जाता है, ये केटल ने अपने 16 पीएफ कारक के अंतर्गत कहा था, आपको ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है। तो जैसे शंकालु होगा तो शंकालु का क्या हो जाएगा आपकी? इसके बाद में अपन बात करें, एक व्यक्ति मान लो शक्त है, मजबूत है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? नाजुक। इसका विपरीत व्यक्ति क्या हो जाएगा? कमजोर। जो एक बहुत टाइट है तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। इसी तरीके से अपन बात करते तो एक को मान लीजिए कि शर्मिला स्वभाव अधिक है, तो शर्मिला का उल्टा क्या हो जाएगा? साहसी। एक शर्मिला है तो दूसरे के अंदर शर्मिला है, वो कुछ पूछता नहीं है, दूसरे में जोश है, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये भी इसका क्या कहलाएगा? एक तरीके से इसका भाग कहलाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक होता है अंतर आत्मा से प्रेरित, एक होता है स्वहित से प्रेरित। एक तो अपने अंदर ही इंटरनल मोटिवेशन वाला, और एक होता है बाहरी मोटिवेशनल वाला, है ना। तो आपको ये कह सकते हो कि जो इंटरनल मोटिवेशनल वाला व्यक्ति होता है, जिसको आंतरिक अभी प्रेरणा मिलती है, उसको अपन क्या कहते हैं? अंतर आत्मा से प्रेरित। अंतर आत्मा से प्रेरित। और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके? स्वहित से प्रेरित, बाय मोटिवेशन से प्रेरित, स्वहित से प्रेरित। यानी ये 16 शील गुण ऐसे जिनको मापना तो पड़ेगा, लेकिन इनके
इन शील गुणों के प्रत्येक शील गुण का आपके क्या पाया जाएगा, एक ऑपोजिट भी पाया जाएगा। ये आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है। एक व्यक्ति हो गया आपके गंभीर, बहुत विशेष चिंतन करने वाला, इसका उल्टा हो जाएगा मस्त मौला, कोई किसी से लेना नहीं देना नहीं, इस प्रकार का व्यक्तित्व इसका उल्टा हो जाएगा। और इसके बाद में आपके अंतिम जो बचता है वो कौन सा बचता है दोस्तों, एक हो जाएगा आपके दबंग स्वभाव वाला, तो इसका उल्टा हो जाएगा नर्म या नम्र स्वभाव वाला। एक के अंदर दबंगाई गुंडागर्दी, तो दूसरे का कौन सा हो जाएगा, नम्र। ये इन्होंने ऐसे 16 कारक बताए हैं जिनको मापने के लिए प्रश्नावलियों की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन साथ साथ में इनका एक विपरीत गुण भी पाया जाता है, जो मैंने आपको क्या कर दिया, इस क्लास के अंतर्गत आपको लिखवा दिया। अभी भी कह रहा हूं, ज्यादा जरूरी नहीं है कॉपी के अंदर उतार देना, एक आध बार नजर मान लेना, ऐसा कभी पूछते नहीं है। बस इतना सा याद रखना कि इन्होंने 2 प्रकार बताए, एक सतही एक मूल। सतही हमारे दैनिक व्यवहार में झलकता है, मूल दैनिक व्यवहार में नहीं झलकता है। ये सामान्य लोगों में 23 पाए जाते, असामान्य में 12 पाए जाते। 23 में से 16 ऐसे गुण हैं जिनको मापने के लिए व्यक्तित्व की प्रश्नावलियों की आवश्यकता पड़ती है, जिसको 16 पीएफ कारक कहा जाता है। और इसके बाद में आपको ये याद रखना है इसके बारे में, आल्पोर्ट के बारे में, कि आल्पोर्ट जो है अपने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताते हैं। एक केंद्रीय जो सभी लोगों में सम्मान होते हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान होती है। एक गौण जिनके होने या न होने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। एक प्रधान जो प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से उनको प्रसिद्धि मिली। यह आपके आल्पोर्ट और केटल के शील गुण का सिद्धांत। थोड़ी एनर्जी मेरी कम रही होगी, मैं डाउन रहा होगा, लेकिन पढ़ा आपको दिया और मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया तो कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा। तो इसीलिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।